एनएलएम के एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम, और उसमें जो सबसे आसान सिस्टम बनता है वो होता है एटवुड मशीन। तो पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स में अगर मैं एक पुली और दो ब्लॉक बना दूं, इनमें दोनों ब्लॉक का कुछ मास रख दें, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं एटवुड मशीन। बस आपको ये बात नाम इसका ध्यान रखना है, इसमें कुछ खास नहीं है। एक पुली दो ब्लॉक रस्सी से कनेक्टेड है तो उसे एटवुड मशीन कहा जाता है। हालांकि इस नेम का कुछ खास लेना देना नहीं है, बट स्टिल हमें ये बात याद रखनी है। बेसिक प्रॉपर्टीज में आपको बता देता हूं, जो भी स्ट्रिंग्स होंगी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे M2 और इसका कुछ मास M1, दोनों का अलग अलग मास है, ऐसा कंसिडर करके हम इसके फर्दर इसके बारे में सीखेंगे। तो बेसिक इसके जो हम इसके पैटर्न है वो ये होना चाहिए कि आपका जो पुली है वो इसे बोलते हैं पुली, ये मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। पुल कैसे होनी चाहिए? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। जबकि जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग भी मासलेस, फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। मतलब रिलेटिवली जो स्ट्रिंग है उसका मास एकदम कम होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मुड़े तो मुड़ जाए, मुड़ने में उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, वो एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए, एज वेल एज फ्रिक्शनलेस। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। पुली का प्रॉपर्टी ये है मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, और इसका है मासलेस, फ्लेक्सिबल, इनएक्सटेंसिबल, फ्रिक्शनलेस। मतलब इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। इसका मतलब जो रोप है वो उस पुली पे फिसल के नीचे जाएगी, ये खास चीज है। तो ये अगर बेसिक ट्रेड्स अपने को पता होते हैं तो इसके बाद हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये तो थ्योरी के बारे में हो गया। अब मान लीजिए इसको सॉल्व करना है फर्दर, कि इसमें ये कुछ भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि मान लीजिए इस यहाँ पर रस्सी में टेंशन कितना है, या फिर ऊपर रस्सी में कितना टेंशन है वो पूछा जा सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके एक्सेलरेशंस पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए मैं एक सवाल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे ये दे दिया गया है कि इसका एक्सेलरेशन a है। ध्यान रखिए मैं एक्सेलरेशन को हाफ एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ। या तो आपको एक्सेलरेशन पूछ लिया गया है, या आपको टेंशन पूछ लिया गया, या आपको दोनों ही पूछ लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे सारे अननोन्स एक साथ सोल्व होते हैं। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, या फिर इस रस्सी में भी टेंशन पूछा जा सकता है, छोटी वाली रस्सी में। हालांकि हमने थोड़े ही दिनों पहले ये बातचीत पढ़ी थी कि यहाँ पे टेंशन T होगा तो यहाँ टेंशन T होगा, और यहाँ टेंशन T होगा, और यहाँ पे भी टेंशन T होता है। टेंशन की प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ लगता है। इस ब्लॉक पे अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इस ब्लॉक पे अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और पुली पे देखिएगा तो अवे फ्रॉम पुली। अब ये दोनों टेंशन मिल के यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो जाता है। हमने ये बात भी पहले पढ़ चुके हैं हम ये बात कि भाई एक मासलेस ऑब्जेक्ट पे हमेशा नेट फोर्स 0 होता है। तो अगर पुली पे देखिएगा, पुली मासलेस है, नीचे की तरफ 2T टेंशन है तो ऊपर की तरफ भी 2T होना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक। अगर मान लीजिए यहाँ टेंशन पूछा रहेगा तो जो टेंशन यहाँ है उसका डबल आंसर 2T निकल आएगा। दैट्स फाइन। चलिए अब कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। आपने कंस्टेंट मोशन में पढ़ा था कि अगर एक सिंगल रस्सी से दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट M2 जो है a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो जरूर ही M1 a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। ये बहुत ऑब्वियस चीजें, इसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। ओके। अब किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक फंडा ये है कि आप प्लीज उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं।
फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से क्वेश्चन सोल्व होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो मैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। यहाँ पर M2 यहाँ मैंने बना लिया, अपने आप हमें दिख जाएगा ये M2 भाई, ये M2 है। फ्री बॉडी डायग्राम के रूल्स में रिपीट कर देता हूं। ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाया जाता है, ऑब्जेक्ट पर। तो M2 पर एक अर्थ अट्रैक्शन फोर्स लगाती है जिसका नाम है वेट mg। दिस इज अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ, और ये टेंशन है T। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक है। परंतु हमारे सॉल्यूशन के लिए मैं इसके एक्सीलरेशन को भी रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये लीजिए साहब, ये मेरा कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। बिना एक्सीलरेशन के भी मेरा काम, मैं उसे फ्री बॉडी डायग्राम, इसे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बोलूंगा, और ये मेरे सॉल्यूशन का हिस्सा है। लीजिए, अब मेरे को मान लीजिए M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो मैं यहां पर M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। M1G, टेंशन अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और एक्सेलरेशन अगर इसका नीचे है तो उसका कैसे, किधर है, ऊपर। ओके, ये एक्शन रिएक्शन टेंशन के मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे 2T भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आवश्यकता हो तो, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेरे फ्री बॉडी डायग्राम बन गए, और बहुत आसानी से मैं इन दोनों की न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख सकता हूँ। टोटल फोर्स इक्वल्स टू ma। तो मैं आपको याद दिलाने के लिए बता दूं कि F बराबर ma ना लिख के हम बोलते हैं टोटल फोर्स सिग्मा F इक्वल्स टू ma विद वेक्टर साइन। ये खास चीज है भाई, डायरेक्शन सबसे ज्यादा काम की चीज है। बिना डायरेक्शन के आप लिखेंगे तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो हमारे इसीलिए हमने वेक्टर सबसे पहले पढ़ा। तो लीजिए, मैं इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए टोटल फोर्स इक्वल्स टू ma लिखता हूँ। तो भैया इसमें मैं किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकता हूं। इस ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो मैं नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहूंगा। तो नीचे है M2G, तो M2G है नीचे, नीचे को मैंने ले लिया पॉजिटिव। मैं यहां पर दिखा देता हूं, डाउन को मैंने ले लिया पॉजिटिव, अप को मैंने ले लिया नेगेटिव, ठीक है। M2G पॉजिटिव आ गया, टेंशन एक फोर्स है जो कि नेगेटिव आ गया, और एक्सेलरेशन नीचे मास, और एक्सेलरेशन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, सॉरी कैपिटल M2। और जहां तक कि इसकी बात है, अगेन आप चाहें तो सेम वही वाला डायरेक्शन यूज कर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी M1G, चूंकि नीचे है तो पॉजिटिव, माइनस टेंशन, टेंशन ऊपर है तो माइनस टेंशन, और M1 इंटू एक्सेलरेशन इसका ऊपर है मतलब ऊपर की डायरेक्शन माइनस है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बस दैट्स इट। हमारे पास दो इक्वेशन है, और अननोन देखें तो हमारे पास टेंशन और एक्सेलरेशन दो अननोन है। दो इक्वेशन और दो अननोन सोल्व किए जा सकते हैं बहुत आसानी से। आप किसी भी मेथड से इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। मेरा मेथड ये रहेगा कि मैं इक्वेशन नंबर 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं। इसे अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन ये बन जाएगी -M1G प्लस T बराबर M1A। ये मान लीजिए मेरा इक्वेशन 2 डैश हो गया। अब मैं 2 डैश और 1 को ऐड करूंगा, ऐड 2 डैश एंड 1। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 डैश को अगर मैं ऐड करूंगा, इसमें टेंशन माइनस है, इसमें प्लस है, तो दोनों टेंशन उड़ जाएंगे, और ये बनेगा, अगर मैं ऐड कर देता हूं तो M2G माइनस M1G, टेंशन माइनस और यहाँ टेंशन प्लस कट गया। या फिर चलिए एक बार के लिए लिख देते हैं, लीजिए M2A M1A, यहां से टेंशन, तो यहां पर मेरा एक्सेलरेशन आ जाता है M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2G। एक ही आंसर हो जाता है। आप इसे याद भी कर सकते हैं। अगर एटवुड मशीन का सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये पूरा प्रोसेस भी है। चलिए, अब मैं इस एक्सेलरेशन को किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूं। लेट्स से मैंने इक्वेशन नंबर
1 में पुट कर दिया तो मेरा जो आंसर आएगा टेंशन का वो कुछ ऐसा हो जाएगा, m2g माइनस टेंशन इक्वल्स टू m2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। इस यहाँ से टेंशन फर्दर सोल्व करूँगा। चलिए मैं इसको इधर भेज देता हूँ, टेंशन इधर आ गया, पॉजिटिव में हो गया और यहाँ हो गया m2g माइनस m2 स्क्वायर माइनस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 g। नाउ t जो मैं उल्टा लिख देता हूं ताकि मेरा आंसर इधर रहे। यहां से एलसीएम अगर मैं लूंगा तो मेरा एलसीएम आ जाएगा m1 प्लस m2 और ये मल्टीप्लाई होके बनेगा m1 m2 g माइनस प्लस m2 स्क्वायर g माइनस m2 स्क्वायर g प्लस m1 m2 g। नाउ दीज थिंग्स ये कट जाएगा और टेंशन का आंसर आ जाएगा m1 m2 g प्लस m1 m2 g 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 g को मैंने कॉमन ले लिया। नाउ अगेन अगर कहीं पर एटवुड मशीन का क्वेश्चन आए तो आपका ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला हो गया जिससे आप डायरेक्ट आंसर सोल्व कर सकते हैं। बट आई एडवाइज कि आप इस पूरे सॉल्यूशन के पैटर्न को समझें कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में अच्छे सवाल पैटर्न से होंगे। ये टेंशन का हमारा आंसर आ गया। ये टेंशन ध्यान दे, इस रस्सी की टेंशन, अगर इस रस्सी में टेंशन पूछी जाए तो इसका और डबल हो जाएगा। तो ये टेंशन अगर 2m1 m2g है तो 2t कितना हो जाएगा 4m1 m2g। आई होप दैट इज फाइन। बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं।